उसका नाम था कविता। वो सब्जियां बेचा करती थी। एक दिन वो कपड़े धोने के लिए नदी पर जाती है। नदी के पानी में बहुत सारे टमाटर तैर रहे थे। वो देख कविता अचरज से, ये क्या, टमाटर यूं बह रहे हैं? वो एक टमाटर उठा लेती है। अरे, ये तो ताजा ताजा है, इसे बेचने से बहुत लाभ होगा। वो यहाँ वहां देखती है। उसे 2 बड़े डंडे दिखाई देते हैं। वो तुरंत उन डंडों को अपनी साड़ी बांध देती है और पानी में वो साड़ी फेंक मछली के जाल की तरह फंसा देती है, जिसमें सारे टमाटर इकट्ठा कर लेती है। उन्हें गठरी में बांधकर घर ले जाती है। वो खुद से ही, हाय, ये ताजा ताजा टमाटर ना जाने कहां से आए हैं, पर आज मुझे बड़ी मार्केट जाकर टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं, यूं सोचती है। उतने में विमला वहां आ जाती है। विमला के घर के हालात कुछ खास नहीं थे। गरीब परिवार था उनका। कविता उसकी मदद किया करती थी। विमला बाहर से ही बुलाती है, कविता, कविता। इस पर कविता अंदर से ही, क्या हुआ विमला, बाहर ही खड़ी हो, अंदर तो आ जाओ, यूं उसे बुलाती है। विमला अंदर आ जाती है। क्या हुआ विमला, 2 दिन से नहीं आई, सब्जियां भी नहीं ले गई, क्या बात है? तब विमला रोते हुए, क्या करूं कविता, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर पाते। मैं जो कुछ कमाती हूँ सारा उनकी दवाइयां और घर के खर्चे में चला जाता है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तब कविता, चिंता मत करो विमला, सब ठीक हो जाएगा, उसे यूं हौसला देती है और उसे सब्जियां भी देती है। नदी से लाए हुए ताजे ताजे टमाटर भी देती है। विमला कहती है, कविता, इतने साल से तुम यूं मेरी मदद कर रही हो, सब्जियां भी देती हो, पैसे भी नहीं लेती। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। उस पर कविता, अरे ये क्या, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरी अपनी ही तो हो तुम। विमला इस बात से खुश हो जाती है। वो सब्जियां लेकर घर चली जाती है। उसके बाद कविता, आज तो नदी में बहुत सारे टमाटर मिल गए, न जाने कहां से आए थे, पता नहीं, पर जो भी हो, आज मेरे 2000 रुपए तो बच गए। कल भी जाकर देखती हूँ, यूं सोच वो ठेले पर सब्जियां लगाकर गांव में बेचने निकल जाती है। ताजा ताजा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, यूं चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगती है। उतने में एक औरत, कविता, ओ कविता, यहां आओ, यूं बुलाती है। टमाटर है? हाँ है ना, 1 किलो तोल दो मेरे लिए। अरे, टमाटर की बोरी तो घर पर ही भूल गई। हाय राम, माँ जी बुरा मत मानिए, पर अब वापस घर जाना, मतलब मेरी बोहनी भी नहीं हुई है और दिन भर ठीक से व्यापार नहीं होगा। वो औरत भी, ठीक है, जाओ, यूं कहती है। कविता दूसरी गली में सब्जी बेचने चली जाती है। दिन भर सब्जियां बेचकर शाम को वो वापस घर चली जाती है। वहां विमला बाहर बैठे कविता का इंतजार कर रही थी। कविता पूछती है, क्या हुआ विमला? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे, मेरी पड़ोसन ने ना सुबह वो टमाटर देख लिए जो तुमने मुझे दिए थे, बहुत अच्छे हैं, मुझे भी चाहिए, यूं कहने लगी। उसने पैसे भी दिए हैं। कविता, टमाटर है या बिक गए? हाँ है। अरे, मैं ना टमाटर ले जाना भूल ही गई थी। है घर पर, कितने चाहिए तुम्हें? सारे दे दो, उसने ना 1000 रुपए दिए हैं। ठीक है, जितने हैं उतने ले जाओ, मुझे बस 500 रुपए दे देना और बाकी के 500 तुम रखना अपने खर्चे के लिए। फिर कविता 500 रुपए लेकर सारे टमाटर विमला को दे देती है। विमला टमाटर लेकर घर चली जाती है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन सुबह कविता नदी के पास टमाटर लेने चली जाती है। बहुत देर वहां रुकती है, पर नदी में टमाटर नहीं आते।
पता नहीं कल टमाटर कहां से आए थे। हाय, जाने दो। यूं कहकर कविता घर चली जाती है। अपना ठेला लेकर सब्जियां बेचने निकल जाती है। दिन बीत रहे थे। एक दिन वो सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, यूं चिल्लाते हुए जा रही थी। तभी उसकी नजर एक हवेली पर पड़ती है। उसकी पुताई चल रही थी। लगता है किसी ने खरीद ली है ये हवेली। उतने में उसे आवाज सुनाई देती है। वो विमला थी। अरे, ठीक से पुताई करो, काम करना नहीं आता? हाय राम, इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। और थोड़े पैसे देकर शहर से ही बुलाना चाहिए था मुझे। विमला चिल्ला रही थी। कविता उसके पास जाकर, विमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब विमला, कौन विमला? कौन है आप? मेरा नाम श्यामला है, यूं कहती है। कविता हैरान रह जाती है। माफ कीजिए, मैं अपनी सहेली विमला समझकर चली आई। फिर कविता वहां से चली जाती है। गांव में सारे लोग विमला की वाहवाही कर रहे थे। उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। ओह, तो इसका मतलब उस दिन मैंने बात की वो विमला ही थी। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वो इतनी अमीर कैसे बन गई? उसके पति की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। ये सब हुआ कैसे? जाकर पूछ लूं। लेकिन उसने मुझे उस दिन झूठ बोला। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ठीक है, जो भी हो, सच का पता तो लगाना ही होगा। यूं सोच कविता उसके पास जाती है। तब विमला अंदर से ही, अरे, कोई दरवाजे पर भीख मांग रहा है, उसे खाना दे दो। नौकर है तो काम करवा लो उससे, यूं चिल्लाती है। ये सुनकर कविता का दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वो व्यथित हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो रात को नदी के पास जाकर सोच रही थी। वो पूनम की रात थी। चांद की शीतल छाया में वो सब कुछ भूल जाती है। उतने में एक नाव प्रकट होती है। कविता को अचरज होता है। उस नाव से आवाज आती है, कविता, आओ, बैठो इस नाव में, तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। कविता हैरान रहकर देखती रह जाती है। वो नाव में बैठ जाती है। बहुत दूर जाने पर नाव रुक जाती है। वहां एक बड़ा टमाटर का पेड़ था। कविता वो देख दंग रह जाती है। उस पेड़ से आवाज आती है, कैसी हो कविता, ठीक हो? कविता भी ठीक हूं कहती है। अरे, उस दिन तुम्हारे लिए हीरों से भरे टमाटर भेजे थे मैंने। तुमने वो सारे विमला को दे दिए, क्यों? आप क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कविता, उस दिन विमला तुम्हारे पास आकर सारे टमाटर ले गई थी ना? उसके बाद क्या हुआ, ये देखो। और वो पेड़ कविता को सारी बातें साफ दिखा देता है। विमला घर जाकर सब्जी बनाने लगती है। तभी टमाटर काटने लगती है। उसमें से हीरे निकल आते हैं। विमला अचरज से सारे टमाटर काट देती है। सब में हीरे थे। अरे, ये तो जादुई टमाटर है, हीरों से भरे। तुरंत कविता के पास जितने भी टमाटर है ना, उन्हें हासिल करना होगा। ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। यूं सोच विमला कविता के घर जाकर उसका इंतजार करने लगती है। विमला सोचती है, हे भगवान, वो टमाटर कहीं बिक न जाए, वरना कविता को पता चल जाएगा। विमला यूं सोचती है। उतने में कविता घर वापस आती है। टमाटर घर पर ही भूल गई, ये बताते ही विमला मन ही मन, बच गई, अब सारे टमाटर मुझे ही मिलेंगे, यूं सोचती है। बाद में झूठ बोलकर वो सारे टमाटर ले जाती है। उनमें से हीरों को बेच विमला अमीर हो जाती है। बड़ी हवेली खरीदती है। कविता उसके पास जाने पर विमला डर जाती है। अरे, कहीं से हीरों के बारे में पता तो नहीं चल गया। यूं सोच वो कविता से झूठ बोलती है। ये सब वो जादुई पेड़ कविता को दिखा देता है। कविता कहती है, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर वो सारी बातें उस पेड़ को बताती है। तब वो पेड़
चिंता मत करो कविता, मैं हर पूनम के दिन यूं हीरो से भरे टमाटर नदी में भेजता हूँ। वो टमाटर जिसे मिलते हैं वो अमीर बन जाते हैं। तुम ये बात जान नहीं पाई, इसीलिए तुम्हें मुझे यहाँ ले आना पड़ा आज। और तुम विमला को कई साल से मदद कर रही हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम ये बड़ा टमाटर ले लो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। वो पेड़ कविता को बड़ा टमाटर देता है। कविता उसे धन्यवाद देती है। कविता, तुम्हें यो अपमानित करने वाली विमला को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उसकी हालत पहले जैसे हो जाएगी, उसका सारा घमंड टूट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उसके घर के हालात ठीक नहीं है, गरीब है बेचारी, अभी अभी तो उसके अच्छे दिन आए हैं, उसे वैसे ही रहने दो, कविता कहती है। उसका बड़प्पन देख जादुई पेड़ उसे आशीर्वाद देता है, फिर कविता को घर भेज देता है। उस जादुई टमाटर की बदौलत कविता भी धनवान बन जाती है। साथ ही कई सारे जरूरतमंद गरीब लोगों की वो मदद भी करती है। हस्तिनापुर में रहने वाला मनोहर अच्छा इंसान था। पत्नी लक्ष्मी की मौत के बाद वो अपनी बेटी बेबी को अपनी मां के पास छोड़ता है। शारदा पोती का बड़ा ख्याल रखती थी। मनोहर हफ्ते में एक बार बेटी से मिलने आया करता था। एक दिन यूं ही मनोहर आया था। मां, बेबी कहाँ है? काफी देर हो गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही वो। बेबी घर में छिपी थी। वहीं से मामा, मैं कहाँ हूँ, आप ही ढूंढ निकालिए, यूं बुलाती है। मनोहर उसे ढूंढने लगता है। वो बेबी को ढूंढ लेता है। बेबी खुश होकर, बाबा, आज मेरे लिए क्या लाए हैं आप? यूं पूछती है। तुम्हारा पसंदीदा भुट्टा लाया हूं बेटा, ये लो। बेबी खुश होकर लेकर खा लेती है। फिर बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है। मनोहर और उसकी मां शारदा आपस में बातें कर रहे थे। बेटा, खेतों के बारे में क्या सोचा है? वही बात करने आया हूं आपसे मां। मैं मकई की फसल लेना चाहता हूं। सारा इंतजाम हो गया है। इस काम की पहल बेबी के हाथों करवाना चाहता हूं, इसीलिए आया हूं। कल सुबह उसे ले जाऊंगा, मनोहर कहता है। उसकी बातों से शारदा खुश होकर, ले जाओ बेटा, यूं कहती है। अगले दिन मनोहर बेबी को लेकर अपने घर चला जाता है। बेबी घर का काम करती है, तब तक मनोहर खाना पकाता है। फिर दोनों खाना खाकर काफी देर बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर मनोहर बेबी को खेतों में ले जाता है। उसके हाथ से पूजा करवाकर पहला पौधा लगाता है। मनोहर खुश हो जाता है, फिर बाकी के पौधे भी लगा देता है। वो दिन बीत जाता है। अगले दिन मनोहर बेबी को फिर से अपनी मां शारदा के पास छोड़ आता है। दिन बीत रहे थे। एक दिन तेज बारिश होने लगती है, तूफान सा आने लगता है। मनोहर के खेतों में फसल नष्ट हो जाती है। वो व्यथित होकर, हे भगवान, मैंने कर्जा लिया था इस फसल के लिए, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। कुछ ही दिनों में कर्जदार उसे सताने लगते हैं, पैसे की मांग करने लगते हैं। मनोहर अपना घर बेचकर कर्जा चुका देता है। फिर वो भी अपनी मां के पास चला जाता है। मां को सारी बातें बताता है। मां, मैंने घर बेच दिया है। फसल के लिए कर्जा लिया था, वो चुकाने के लिए, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। बस उस गांव में अब 2 एकड़ जमीन के अलावा मेरा कुछ नहीं बचा। व्यथित होकर मनोहर वहां से चला जाता है। खेतों की हालत देख उसका दिल टूट जाता है। खेतों में काम करने का उसका मन नहीं होता। वो उसी गांव में मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगता है। मछलियां पकड़कर उन्हें बेच वो पैसे जोड़ता है। कुछ दिन ये व्यापार ठीक ही चला। बाद में शारदा की तबीयत बिगड़ जाती है। वो मनोहर से, बेटा, अब मैं कामकाज नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें ही हर चीज का ध्यान रखना होगा।
यू कहती है। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, आराम करो, यू कहकर मनोहर मछलियां पकड़ने चला जाता है। उस दिन शाम को मनोहर के घर ना लौटने पर उसकी माँ और बेटी दोनों परेशान हो जाते हैं। बेबी दादी से, दादी, बाबा अब तक घर नहीं लौटे, मुझे बहुत डर लग रहा है। शारदा भी चिंतित थी। उतने में एक आदमी आकर, मनोहर आप ही का बेटा है ना? उसकी नाव पर एक बड़ी मछली ने हमला किया। उसने खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। वो नाव दूर तक ले गया, पर अब उसका कोई अता पता नहीं है। न जाने कहां चला गया। ये तुम क्या कह रहे हो? किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, सारे डर गए थे, वापस आ गए सारे किनारे पर, यूं कहकर वो आदमी चला जाता है। बेबी दादी से, बाबा कहाँ होंगे दादी? चलिए ना उन्हें ढूंढते हैं, मुझे डर लग रहा है। यूं रोने लगती है। चलो बेटा, देखते हैं। शारदा बेबी को लेकर नदी किनारे आती है। वहां से नाव लेकर दोनों भी नदी में जाती है। बाबा, बाबा, कहाँ हो आप बाबा? बाबा। शारदा भी, मनोहर, बेटा मनोहर, क्या तुम हमारी आवाज सुन रहे हो? यू पुकारने लगती है। वो दोनों यू चिल्लाकर मनोहर को ढूंढ रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नाव नदी में दूर तक चली गई थी। वो दोनों रोने लगती है। दादी, बाबा कहाँ है? माँ को बचपन में ही खो दिया मैंने और अब बाबा नहीं मिल रहे। भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं दादी? ओह नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। हे भगवान, कहाँ है मेरा बेटा? यूं शारदा रोने लगती है। उतने में उन्हें दूर एक बड़ा सा पौधा दिखाई देता है। वहां एक नाव भी थी। वो देख बेबी दादी से, वो देखा आपने, बड़ा सा पौधा और वहां एक नाव भी है। बाबा उसी नाव में होंगे दादी, नाव घुमाओ ना, वो उस तरफ घुमाओ ना, बेबी कहती है। वो दोनों उस पौधे के पास जाती है। मनोहर उस नाव में था, बेहोश था। शारदा उसे पुकारने लगती है। बेटा मनोहर, उठो बेटा, देखो मैं तुम्हारी मां हूं। बेबी भी, बाबा उठिए ना बाबा, यूं चिल्लाने लगती है। तब उस पौधे से आवाज आती है। अभी यूं शोर मत करो, उसे विश्राम करने दो। यह आवाज सुनकर दोनों अचरज से देखती है। कौन हो तुम? ये तो मकई का पेड़ है, पर यहां कैसे आया? मेरे बच्चे को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों है? शारदा यूं सवाल पूछे जा रही थी। तब वो मायावी पौधा, बताता हूं, सुनो, मैं एक मायावी पौधा हूं, कई सालों से यहां पर हूं। ये आप ही का बेटा है ना? एक बड़ी मछली इसके पीछे पड़ी थी, मैंने ही बचाया इसे। वो डर के मारे बेहोश हो गया है। उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। कुछ देर आराम करने से सब ठीक हो जाएगा, वो पौधा कहता है। शारदा रोते हुए, सारी मुसीबतें हमारी ही किस्मत में क्यों है, यूं कहती है। तब वो पौधा, दुखी मत हो, क्या है आपकी समस्या, बताइए, मैं मदद करूंगा। सचमुच आप मदद करेंगे? हाँ हाँ, जरूर मदद करूंगा, बताओ तो क्या हुआ। तब बेबी कहती है, मेरे बाबा ने मकई की फसल लगाई थी। अचानक आई तेज बारिश से सारी फसल नष्ट हो गई। हमारा घर बेचकर उन्हें कर्जा चुकाना पड़ा। तब वो मछलियां पकड़कर घर चलाने लगे। यूं बेबी सारी बातें उस पौधे को बताती है। ओह, तो ये बात है, डरो मत, आपकी जिंदगी अब बदल जाएगी। और इतने में उस पौधे से भुट्टे निकल आते हैं। बड़े बड़े और रंगीन थे वो भुट्टे। शारदा और बेबी वो देख हैरान रह जाते हैं।
ये क्या, मदद करने को कहा तो आपने भुट्टे दिखा दिए। तब वो मायावी पौधा कहता है, हा हा हा, ये मकई के बीज अपने खेतों में लगाओ, आपकी फसल अच्छी होगी। बेबी ठीक है कहती है। शारदा वो भुट्टे ले लेती है। कुछ देर बाद मनोहर को होश आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहां है। तब शारदा विस्तार से सारी बातें बताती है। वो भी मायावी पौधे को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है। कोई बात नहीं, मैं सबको मदद करने के लिए ही यहां हूं, उस पौधे से आवाज आती है। फिर वो तीनों अपने गांव लौट जाते हैं। वो रंगीन भुट्टे के बीज वो अपने खेतों में लगाते हैं। तुरंत उनके खेत में बड़ी मकई की फसल आ जाती है। इतना ही नहीं, वो सोने की फसल थी। सारे भुट्टे सोने के थे। ओह, ये क्या, सोने का भुट्टा! वाह, सोने का भुट्टा! बेबी खुशी से चिल्लाने लगती है। मनोहर, शारदा भी ये देख हैरान रह जाते हैं। वो तीनों भी मायावी पौधे को प्रणाम करते हैं। हे मायावी पौधे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। वो तीनों उस पौधे को यूं धन्यवाद देते हैं और फिर वो सोना बेचकर वो धनवान बन जाते हैं। खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं।